Good morning, students. Once again, we are here to discuss next topic, physical properties of non-metals. Okay. So today we will discuss about physical properties of non-metals. What is non-metals? Non-metals are those which have tendency to gain one or more electron and form negative ions, which have high ionization enthalpy. I have told in previous video and previous classes. Here we will discuss about physical properties of non-metals. The first one, physical property of non-metals is non-metals are generally found in solid, liquid and gases. तो फर्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल्स सॉलिड में भी पाए जाते हैं बेटा, सॉलिड स्टेट में भी, सॉलिड स्टेट, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं. ओके. सेकंड है नॉन मेटल्स आर नॉट लश्चरस, ये लश्चरस नहीं होते. दैट मीन्स इनमें मेटल की तरह शाइनिंग नहीं होता. बट एक्सेप्शन यहाँ पे है, एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड जो है नॉन मेटल है बट उसमें क्या होता है, लश्चर होता है. डायमंड एक्सेप्ट हो गया. आयोडीन हो गया, सॉलिड आयोडीन. ठीक है, इस सब में क्या होता है, लश्चर होता है. डायमंड में सबसे ज़्यादा. एंड थर्ड वन इसकी नॉन मेटल्स के, उसे बेटा नॉन मेटल की जितनी प्रॉपर्टी है वो मेटल की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता. उसमें कुछ एक्सेप्शन है, वही आपसे पूछे जाते हैं, तो उस पर आप नोटिस करेंगे. नेक्स्ट वन है नॉन मेटल्स आर नॉट मलेबल, नॉट डक्टाइल. नॉन मेटल्स ना तो मलेबल ही होता है, नहीं डक्टाइल से होता है. मीन्स इट नॉन मेटल्स have no property of malleability and ductility. malleability and ductility की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती बेटा. ठीक है, नॉन मेटल्स में. एंड नॉन मेटल्स नॉट सोनरस, सोनरस भी नहीं होते ये. नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, हम बोल रहे हैं, आप नोट करते चलेंगे. नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस एंड नॉन मेटल्स डू नॉट हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं पाई जाती नॉन मेटल्स में. नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट करता. बट उसमें एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट. ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एलॉय है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. तो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, अगली प्रॉपर्टी आप नोट कर लेंगे. एंड नेक्स्ट उसके बाद नोट करेंगे नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके. बट एक्सेप्शन इसमें क्या है, एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट कंडक्ट करता है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. ग्रेफाइट कंडक्ट करता है. ठीक है, ग्रेफाइट क्या करता है बेटा, कंडक्ट करता है. इसको याद रखिए. ठीक है. और नॉन मेटल्स में ब्रोमीन है जो लिक्विड में पाई जाती है, और सॉलिड में आप जानते हैं आपका सॉलिड में सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब पाए जाते हैं. कार्बन हो गया, सॉलिड में पाया जाता है. और गैस के फॉर्म में आपका हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया. ठीक है, आयोडीन भी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, नॉन मेटल्स मेटल. और ये सब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है बेटा. नॉन मेटल्स जो होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है. अगला लिख लेंगे, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होता है. ओके. एंड नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी. नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, बट इसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी एक्सेप्शन है डायमंड की होती है बेटा. एक्सेप्शन क्या है, डायमंड. ठीक है. तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जिसको आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा. ओके. इसको आप नोट कर लेंगे. आज हम लोग इसके बाद डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. ओके बेटा. तो वीडियो पॉज करके नोट करना तो नोट कर लीजिएगा. चलिए अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए. यहाँ से क्वेश्चन तो आ सकता है, ऐसी बात नहीं है,
लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है, ये सब तो लोअर क्लास की चीज़ थी। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, ओके बेटा। तो फर्स्ट वीडियो में आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है या मेटल की जो यू कैन से इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ये प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन इंथैल्पी पे, या उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, उस पर डिपेंड करती है। तो हमने आपको बताया था कि जिस मेटल से इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, इजीली इलेक्ट्रॉन वहाँ से सेपरेट हो जाएगा, दैट मीन्स दैट मेटल्स हैव वेरी लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इसका मतलब उस मेटल की आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ही लो है। तो एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आ रही है हमें आयोनाइजेशन इंथैल्पी से, कि इफ़ आयोनाइजेशन इंथैल्पी, अगर आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वेरी लो है, वेरी लो, देन metals will be more reactive। मोर रिएक्टिव होने का इंसेंस क्या है? मोर रिएक्टिव होने का इंसेंस यह है कि मेटल्स बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन समझना आउट कर देगा, बाहर कर देगा, लूज कर देगा। जिसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी, थोड़ी सी एनर्जी आप दोगे तो उसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर हो जाएगा इजीली। जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी जिस मेटल की, उसको ज़्यादा एनर्जी दोगे तब तो बेटा इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलेगा ना। हमने बताया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से बाहर करने के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा बेटा, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और बॉन्ड बना लेगा। जो लूज ही नहीं करेगा वो बॉन्ड कैसे बनाएगा, बताओ आप, नहीं बनाया पाएगा ना। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी में यही चीज़ आपको हमेशा रिमेंबर रखनी है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, किस बेस पे आप बताओगे, जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वेरी लो होगी। जो ज़्यादा लो होगा जिस मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी ज़्यादा होगी वो थोड़ा सा उस रिस्पेक्ट में लेस रिएक्टिव होगा उस मेटल से। ओके, हमारी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। अब हम बात करते हैं मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी की। तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिस मेटल की लो होगी वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जिस मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी वो कम रिएक्टिव होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। और हमारी एक बात आप याद रखे होंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिस मेटल की लो वो उतने इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो उतनी फास्टली रिएक्शन करेगा, उतनी फास्टली बॉन्ड बनाए। रिएक्शन करने का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन करने का मीन्स इजीली बॉन्ड फॉर्म कर लेना, ओके। तो स्टेबल हो जाएगा वो। तो रिएक्शन मेटल विथ ऑक्सीजन। तो एक्चुअली बेटा क्या होता है, एक पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें अगर आप देखोगे तो सोडियम, पोटेशियम, देन उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, आपको हमने एक इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज या कह सकते हो आपको, हमने आप सीरीज़ आपको फर्स्ट चैप्टर में एक बताई थी मेटल्स की, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बेस पे। वहाँ पे हमने कुछ मेटल्स को ऐसे राइट किया था, ठीक। यहाँ पर वो सीरीज़ तो काम करेगी लेकिन वो सीरीज़ का थोड़ा सा सीक्वेंस बदल जाएगा। वही हम आपको बताने जा रहे थे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक हो गया, फिर आयरन हो गया, Fe हो गया, ओके, ये है। अब हम रिएक्टिविटी देखें तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है बेटा। तो देखो सोडियम और पोटेशियम में सोडियम की साइज़ छोटी, पोटेशियम की साइज़ बड़ी है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली कौन लूज कर सकता है? पोटेशियम लूज करेगा। उसके रिस्पेक्ट में सोडियम इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेगा। हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्यों? क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी है, इसकी साइज़ छोटी है सोडियम की, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी पोटेशियम से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो सोडियम और पोटेशियम में ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? पोटेशियम हो गया रिएक्टिव ज़्यादा। ओके, बात समझ में आई कि नहीं? पोटेशियम क्या हो गया? ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में अगर हम देखें बेटा तो कैल्शियम की साइज़ बड़ी, मैग्नीशियम की छोटी, तो कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। यहाँ पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव था, यहाँ कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। अब मैग्नीशियम उससे लेस रिएक्टिव होगा क्योंकि इसकी साइज़ छोटी है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी। एक चीज़ जाना, साइज़ बड़ी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो,
साइज छोटी तो एनर्जी एंथैल्पी हाई, याद रखेंगे। उसके बाद एल्युमिनियम जिंक आयरन में आ जाएंगे बेटा, तो एल्युमिनियम की जो है एनर्जी एंथैल्पी और जिंक के एनर्जी एंथैल्पी में एल्युमिनियम और जिंक में इसकी साइज बड़ी, बट यहाँ पे एक और फैक्टर काम करता है, इसलिए एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जिंक इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक। उसके बाद आयरन है, तो एक सीरीज़ अगर हम देखें, आप इसको ध्यान रखेंगे तो हमारे पास ये आता है कि कौन ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है, इसको हम पहले ही आपको बता दें। पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम है बेटा, फिर मैग्नीशियम है, उसके बाद हम एल्युमिनियम की बात करते हैं, फिर उसके बाद आयरन की बात करते हैं, फिर उसके बाद जिंक हो जाता है, ठीक है। ये इसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, यही मेटल्स हमें पढ़ना है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर उसके बाद आयरन, फिर जिंक। आयरन और जिंक में आप एल्युमिनियम को आगे हमने इसलिए रखा है क्योंकि मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम आता है, तो इसकी आयनेशन एंथैल्पी तो थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कमी होती है, क्योंकि यहाँ पे आयरन में एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ कर जाता है, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ कर जाता है। ये सब आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, बट इस सीरीज़ को आप याद रखो, ठीक। तब हम स्टार्ट करते हैं आगे बताना, तो ठीक है। यहाँ पर देखिए मेटल के साथ रिएक्शन, तो बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल होता क्या है, मेटल प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा बेटा, मेटल ऑक्साइड। ये एक जनरल केमिकल रिएक्शन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का भी है कि मेटल ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। चलिए, तो सोडियम है, उसके साथ हम ऑक्सीजन का रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये देखिए बन जाएगा Na2O, और आप बैलेंस करना जानते ही हैं, यहाँ 4 कर देंगे, यहाँ 2 Na2 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ओके। फिर इसके बाद आते हैं पोटेशियम की बात। पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये फॉर्म करेगा K2O, इसको भी बैलेंस करना है, यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 4 कर देंगे, बैलेंस हो गया, ओके। फिर आते हैं, ये देखो बेटा रूम टेम्परेचर पे ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये दोनों रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर होता है, एट रूम टेम्परेचर पे होगा, एट रूम टेम्परेचर पे होगा, ओके। बात हमारी समझना, ये है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये है आपका पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों रूम टेम्परेचर पे होता है। ये दोनों मेटल्स बेटा मोर रिएक्टिव है, ऊपर हमने रखा हुआ है, मोर रिएक्टिव है, दैट्स वाई बेटा दे आर जनरली केप्ड इन केरोसिन ऑयल, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव एंड दे रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड कैसेस फायर। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कैश फायर कर लेती है, मतलब आग जलने लगता है इसमें, और ड्यू टू कैश फायर के रीजन से इनको ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं रखा जाता है। इनको कहाँ रखा जाता है, इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को। इसमें सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम ज़्यादा डेंजरस है, पोटेशियम को केरोसिन ऑयल से बाहर करोगे तुरंत कैश फायर कर लेगा, सोडियम में तो थोड़ी सी रिएक्टिविटी उसके रिस्पेक्ट में कम है, इसलिए वो कैश फायर करता है लेकिन लेस करता है, लेकिन पोटेशियम उससे बहुत ज़्यादा करता है, ओके। तो इसीलिए सोडियम पोटेशियम दोनों को वी केप्ट अंडर द केरोसिन ऑयल। तो यू कैन से दैट पोटेशियम एंड सोडियम आर मोर रिएक्टिव, दे react with atmospheric oxygen and catches fire, that's why they are kept under the kerosene oil। इसको आप नोट कर लो, नोट डाल के उसमें फिर से हम बोल दे रहे हैं, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव, दे रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड कैचेस फायर, दैट्स वाई दे आर केप्ट अंडर द केरोसिन ऑयल। ये पूछा जाता है वाई सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, तो आप यही रीज़न बताओगे क्योंकि ये मोर रिएक्टिव हैं, या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे रिएक्ट करके कैसेस फायर कर लेते हैं, आग लगने रहती है इसमें, इसलिए इनको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ओके बेटा। चलिए ठीक है, इसको आप रिएक्शन को नोट करते चलेंगे। अब हम आते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे हुआ, टेम्परेचर हमें नहीं देना पड़ा, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही टेक प्लेस कर गया क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम जब रिएक्शन करता है, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। ये जो है थोड़ा सा इसको हमें हीट करना पड़ता है, ओके। फिर इसके बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और इसको भी हमें हीट करना पड़ता है, अब यहाँ रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो गई है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। फिर इसके बाद एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का हम रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा
एल्युमिनियम ऑक्साइड 2Al2O3। ओके, और इसके बाद आयरन है, इसको हम रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे और बन जाएगा हीट करने पे Fe3O4। क्या बन जाएगा? ये सब हीट करने पे हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रांगली हीट करना स्टार्ट, यहाँ पे हीट किए हम, यहाँ पे ज़्यादा हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे। ओके, और उसके बाद जिंक है Zn, कहाँ लिखे इसको नोट कर लेंगे, यही लिख देते हैं। जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और स्ट्रांगली हीट करने पे, ध्यान रखना, स्ट्रांगली हीट करने पे, ये भी स्ट्रांगली हीट करने पे होगा, स्ट्रांगली हीट करने पे फॉर्म हो जाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लेंगे। और एक रिएक्शन यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉपर का, कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी स्ट्रांगली हीट करने पे, यहाँ लिख लेंगे स्ट्रांगली हीट करने पे, ज़्यादा तेज़ हीट करने पे, और बन जाएगा CuO, यहाँ पे 2 कर देंगे। तो ये है रिएक्टिविटी बेटा, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसी केमिकल प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे फोटोनिक ऑक्साइड की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।